हेलो फ्रेंड्स। आज 15 मिनट्स के रिवीजन में इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में सेक्शन 194 IA 194 IA बहुत सारे एंगल से इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हैं आप तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। 2019 बजट से इसमें एक चेंज आया है जिस वजह से एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बढ़ गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं फिर कभी, आज तो 15 मिनट में यही कर पाऊंगा, साथ में फिर कभी मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन 50C और सेक्शन 56 210 को भी इसके साथ कनेक्ट करूं। अभी तो फिलहाल हम TDS के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। 194 IA 194 IA कहता है, सिंपल डिस्कशन शुरू करता हूं। वो कहता है कि अगर कोई लैंड और बिल्डिंग आपने खरीदा है, यू आर ट्रांसफरी, आपने परचेज किया है, अक्वायर किया है, आपको किसी ने ट्रांसफर किया है, यू आर ट्रांसफरी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी ट्रांसफरी का मतलब हुआ आप कौन है वहां, बायर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंसिडरेशन जो आप देंगे उसका 1% TDS काट लेंगे। अगर कंसिडरेशन 50 लाख या उससे अधिक है, अगर कंसिडरेशन 50 लाख या उससे अधिक है, ये अप्लीकेबल होगा जब आप बायर हैं, किसके, लैंड के या बिल्डिंग के या दोनों के। अगर आप बायर हैं लैंड के, बिल्डिंग के या दोनों के, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस की है, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस की है और आप ट्रांसफरी यानी आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, और कंसिडरेशन चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है कंसिडरेशन कैश हो, मनी हो, चेक हो, बैंक हो, या किसी और मोड में कंसिडरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेट की जाती है जिसमें कोई बिल्डिंग परचेज की जाती है जिसके अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर इशू कर दिया जाता है, ये भी कंसिडरेशन में आएगा। कंसिडरेशन अगर 50 लाख या उससे अधिक है, पेमेंट का मोड मे बी मनी, मे बी काइंड हो सकता है। TDS की रिक्वायरमेंट वहां भी है। 1% TDS आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिडक्ट करना। डिडक्ट करके आप इसे जमा करा दोगे, डिडक्ट करके आप इसे जमा करा दोगे और गवर्नमेंट के पास, और जमा कराने के बाद आप TDS सर्टिफिकेट ट्रांसफरर को यानी सेलर को प्रोवाइड कर दोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि TDS अगर आपको डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 10 नंबर, TAN, TDS अकाउंट नंबर ऑब्टेन करना बहुत नेसेसरी होता है। लेकिन कुछ सेक्शंस में इसकी छूट दी गई है, जिसमें से एक ये सेक्शन भी है। इसका मतलब इस सेक्शन में अगर आप TDS काटने को रिक्वायर्ड हो तो आपको 10 ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये 1, 2, 3 सब सेक्शन हमने डील किया, एज सच कॉपी किया हमने एक्ट का, ये हमने डील कर लिया। जो एक्सप्लेनेशन नीचे आया है वो फाइनेंस एक्ट 2019 से आया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी मूल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, कंसिडरेशन में शामिल होंगे सारे चार्जेस, ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी फी, मेंटेनेंस फी, एडवांस फी और एनी अदर सिमिलर चार्जेस विच आर, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ये ऑप्शनल है, इसके बगैर ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट इज ओके, तब कंसिडरेशन में शामिल नहीं होगा। लेकिन इसको लेना ही पड़ेगा, मेंबरशिप आपको लेनी ही होगी, कार पार्किंग फी लेनी ही होगी, और इन सबको मिलाकर 50 लाख या उससे अधिक कंसिडरेशन हो गया। बेटा 50 लाख हो गया ना तो भी TDS की रिक्वायरमेंट है। 50 लाख या उससे अधिक कंसिडरेशन हो गया तो TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ये 2019 यानी असेसमेंट ईयर 2021 से एप्लीकेबल है। असेसमेंट ईयर 2021 से एप्लीकेबल है, जिसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये यहां मैं डिस्कस करके दे रहा हूं, जरा देखिएगा। ये 7वां एग्जाम्पल है हमारा, जहां पर ये मकान जो आपको दिख रहा है ये सेलर है, और ये कहते हैं कि बेस प्राइस यानी बेसिक रेट हमारा 45 लाख है, कार पार्किंग 2 लाख रुपए,
क्लब मेंबरशिप भी दिया जाएगा, 1.5 लाख रुपए उसके चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन चार्जेस भी 80,000 हैं, और मेंटेनेंस फीस भी लिया जा रहा है, और एडवांस मेंटेनेंस फीस भी लिया जा रहा है। सब मिलाकर देखना पड़ेगा बेटा, ये टोटल कंसिडरेशन माना जाएगा, और अगर ये कंसिडरेशन 50 लाख या उससे अधिक है तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, और डिस्कशन करता हूं मैं, जरा सुनिएगा। टीडीएस अगर आप काटते हो, डिडक्ट करते हो, तो इसे कब काटना, कब जमा कराना, इस पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 30 डेज, अगर दिख नहीं रहा हो तो ये मैं लिख देता हूँ 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति ये मकान परचेज कर रहा है, ये बायर है, कंसिडरेशन 50 लाख या उससे अधिक है, कंसिडरेशन का मोड कोई भी हो सकता है, तो टीडीएस इसे डिडक्ट करना पड़ेगा 1%। कब डिडक्ट करना पड़ेगा? बिफोर मेकिंग पेमेंट, जब भी ये पेमेंट करेगा उससे पहले। वैसे तो रूल्स में ये लिखा है पेमेंट और क्रेडिटेड विचएवर इज अर्लियर, लेकिन मैं जनरल केस लेकर चल रहा हूं कि बायर कोई व्यापारी नहीं है और इसने व्यापार के लिए नहीं खरीदा। अगर व्यापारी है और व्यापार के लिए खरीदा है तो विच एवर इज अर्लियर में व्यापार में जो एंट्री डेट होगी और जब इसने पेमेंट किया है, विच एवर इज अर्लियर के डेट पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट बनती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इन्होंने डील की 26 थोड़ा सा अटपटा लेता हूं जानबूझ के ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए। 20 जनवरी 2020 को, 20 जनवरी 2020, 20 जनवरी 2020 को इन्होंने डील किया। 70 लाख का कंसिडरेशन है, तो 70,000 रुपए का टीडीएस इनको डिडक्ट करना पड़ेगा इस डेट के पहले पहले, या इस डेट को भी कर सकते हैं पेमेंट के समय। ठीक, अब इन्होंने डिडक्ट कर लिया 70,000 और बैलेंस पेमेंट कर दिया सेलर को। करने के बाद अब करेंगे क्या? डिडक्ट करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट करने के लिए ये फॉर्म भरेंगे जो चालान कम स्टेटमेंट होगा, और इस फॉर्म के जरिए ये बैंक में सरकार को डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट करने के बाद यहीं से ये कमांड देंगे तो जनरेट हो जाएगा टीडीएस सर्टिफिकेट। इनको डिपॉजिट कब तक करना है? जिस महीने में काटा गया, अब ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए कंप्लायंस आएगा। जिस महीने में काटा गया, जैसे 20 जनवरी यानी जनवरी का महीना था डिडक्ट करने का, टीडीएस डिडक्ट हुआ जनवरी के महीने में, इसके अंतिम दिन से 30 दिन, अंतिम दिन से 30 दिन, अब जरा जोड़िएगा, अंतिम दिन से 30 दिन क्या होगा? 30 दिन क्या होगा? ये जानबूझकर मैंने जनवरी लिया, तो जनवरी एंड से 30 डेज लेना है, एक महीना नहीं है, 30 डेज है। इसका मतलब हुआ फरवरी, इस बार 2020 को 29 का है, तो 29 दिन तो फरवरी आ गया, तो 1 मार्च, 1 मार्च तक ये जमा हो जाना चाहिए। तो लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट टीडीएस क्या हो गया बेटा? 1 मार्च। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन किसी और ईयर का होता, जैसे ये 2020 नहीं 19 होता, तो 2 मार्च डेट आ जाता। करेक्ट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यह है कि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16B में आता है, ये सर्टिफिकेट आपको सेलर को देना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो पेनल्टी भी देनी पड़ेगी आपको, इसलिए ये सर्टिफिकेट आप टाइमली दे दीजिए सेलर को। सर्टिफिकेट आप देंगे, सर्टिफिकेट यहीं से जनरेट होता है, जैसे आप टीडीएस जमा कराएंगे उस फॉर्म में आता है ऑप्शन, आप सर्टिफिकेट जनरेट करवा सकते हो, प्रिंट निकालो और दे दो। ये जो सर्टिफिकेट आप देंगे ये कब तक आपको देना होता है? 15 दिन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ई फाइलिंग। ये जो 26 क्यूबी आपका ड्यू डेट है ना, ये है 26 क्यूबी ड्यू डेट। ये जमा कराने का भी है और रिटर्न का भी है। वैसे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि टीडीएस जमा कराना एक बात है और टीडीएस का रिटर्न फाइल करना दूसरी बात है, लेकिन बेटा 194 IA में गवर्नमेंट ने कंप्लायंस कम करने के लिए ये दोनों बातों को एक साथ मर्ज कर दिया है। ये 26 क्यूबी एक ही फॉर्म में चालान यानी जमा कराना, कम स्टेटमेंट यानी रिटर्न फाइल करना एक साथ हो जाता है। तो इसी में कमांड आएगा, आप 16B फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। और 15 दिन कहां से लेना है बेटा? लास्ट डेट, यानी कि जो ड्यू डेट था पेमेंट करने का वो है 1 मार्च, उससे आपको 15 दिन लेना है। इसका मतलब हुआ 16 मार्च तक, इसका मतलब हुआ 16 मार्च तक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देना पड़ेगा। वैसे आपको बता दिया पहले ही मैंने कि 10 की रिक्वायरमेंट यहां नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल हम कॉम्प्लिकेटेड लेने जा रहे हैं जिसमें जोड़े हैं सेलर तो क्या होगा, जोड़े हैं बायर तो क्या होगा, एक बायर रेजिडेंट है तो क्या होगा, सेलर नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, ये सब भी डिस्कशन करेंगे।
इस डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। टीडीएस अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। 195 सेक्शन 195 बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये कहता है कि अगर कोई भी पेमेंट भारत के बाहर एनआर को आप कर रहे हो, कोई भी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को अगर आप कर रहे हो, एनआर को कर रहे हो, पहली शर्त एनी पेमेंट, यहां पर कुछ नहीं लिखा है सैलरी या क्या है, एनी पेमेंट। वैसे 195 सैलरी पर अप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि सैलरी के लिए 192 सेक्शन आ जाता है। ऐसे ही कुछ सेक्शन तो स्पेसिफिकली कवर्ड करते हैं एनआर को भी और आर को भी, लेकिन जो सेक्शंस 192 से लेकर 194 के बहुत सारे सीरीज है, वहां तक डी ले लीजिए, एफ तक है वैसे, या ई ले लें, 194 ई तक जो भी सेक्शन रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट दोनों को कवर करते हैं। ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पेई की बात कर रहा हूं। पेई यानी जिसको पैसा प्राप्त हुआ, जिसका टीडीएस काटा जाएगा, जिसको पैसा प्राप्त हुआ, जिसका टीडीएस काटा जाएगा। ये आर और एनआर दोनों को अगर ये सेक्शंस कवर कर रहे हैं, 192 से पूरी सीरीज है, अगर ये दोनों को कवर कर रहे हैं, अगर ये दोनों को कवर कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये पेमेंट कवर्ड नहीं कर रहे एनआर को, तो 195 एक्टिवेट हो जाता है। 195 कहता है बचा खुचा अगर कहीं पर नहीं बताया गया है और पेमेंट एनआर को जा रहा है, और ये पेमेंट, दूसरी शर्त सुनिएगा, ये पेमेंट एनआर की इंडिया में टैक्सेबल है। अब ये कैसे पता चलेगा इंडिया में टैक्सेबल है? ये तो DTAA के थ्रू ही पता चल पाएगा, टैक्सेबल इन इंडिया। अगर ये पेमेंट एनआर को इंडिया में टैक्सेबल है तो इस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट बनती ही बनती है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 194 IA जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पेई मस्ट बी रेसिडेंट। पेई का मतलब सेलर या बायर? पेई का मतलब सेलर, जिसको पैसा प्राप्त होगा। सेलर मस्ट बी रेजिडेंट अंडर सेक्शन 194 IA। बायर में भी रेजिडेंट, में भी नॉन रेजिडेंट, दोनों के लिए सेम कंप्लायंस है। यानी बायर अगर एनआर है तो भी 194 IA में टीडीएस काटना पड़ेगा उसे, बायर अगर रेजिडेंट है तो भी 194 IA में टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन सेलर मस्ट बी रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 IA। ऐसा क्यों किया सर आपने? मैंने क्यों किया? ये तो गवर्नमेंट ने किया, और गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि यहां टीडीएस सिर्फ 1% है। 1% से एनआर का क्या होगा? अगर ये 195 में आ जाए, अगर ये 195 में आ जाए तो वहां पर एक्चुअल टीडीएस रेट कटता है 20%, जो कि कैपिटल गेन पर अप्लीकेबल होता है। साथ में सरचार्ज भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस, साथ में हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगता ही है। लेकिन 194 IA में कोई सरचार्ज नहीं, कोई हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं लगता, सिर्फ 1% टीडीएस करता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एनआर को अगर पेमेंट जा रहा है तो उसके टीडीएस के लिए 194 IA से अलग रखा और 195 में उसको अलाउ किया। तो मैं जब यहां क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो मैंने क्या कहा बेटा, याद रखना है, सेलर मस्ट बी रेजिडेंट। अब मान लीजिए ये सेलर दोनों रेजिडेंट है, मान लीजिए ये दोनों रेजिडेंट है, इनको रेजिडेंट होना पड़ेगा, और ये जोड़े से है यानी पति पत्नी है, और दोनों का मकान पे हक है। तब क्या करेंगे बेटा? 60 लाख का बिक रहा है, इसका मतलब कि बायर ने 30 लाख इनके नाम चेक डालना है, 30 लाख इनके नाम चेक डालना है। तो क्या 194 IA अप्लीकेबल होगा? भाई लिखा तो है अप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या अप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां तो 50 लाख का जिक्र था और एक एक को 30-30 लाख मिल रहा है। दरअसल 194 IA लगता है एक प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन पर। सिंगल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 50 या उससे ज्यादा हो, चाहे इस प्रॉपर्टी के 15 मालिक क्यों ना हो, चाहे इस प्रॉपर्टी के 15 मालिक क्यों ना हो। जैसे मैं अकेला मालिक हूं 2 मकान के अलग अलग जगहों पर, आपने मुझसे दोनों एक साथ खरीद लिया 30 लाख का, तो यहां 194 IA अप्लाई नहीं होगा। 194 IA अप्लाई होगा जब सिंगल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा हो। फिर खरीदने वाले 2 हो या 4 हो, उसी प्रॉपर्टी के ओनर, या बेचने वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ गए इस पर टीडीएस आएगा? यस। नेक्स्ट, इस पर भी टीडीएस आएगा? यस। यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने बायर को 2 बना दिया, सेलर को 1 और बायर को 2, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सेलर रेजिडेंट है, क्योंकि अगर ये सेलर रेजिडेंट नहीं है तो 194 IA नहीं लगेगा, फिर 195 लग जाएगा, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
यहां पर मैंने क्या कर दिया, सेलर को एनआर बना दिया। सेलर को एनआर बनाते ही 194 आईए नहीं 195 लग जाएगा। और एक बेहतरीन बात बताता हूं, 194 आईए में 50 लाख या उससे ऊपर कंसिडरेशन होने पर ही टीडीएस कटता है, लेकिन 195 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 195 में कंसिडरेशन का जिक्र नहीं है, कुछ भी कंसिडरेशन हो टीडीएस जरूर कटेगा। मतलब ये अगर 60 के जगह यहां 30 लाख एग्जामिनर दे दे तो भी 195 आपको लिख के आना है कि टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने इस बार बायर को एनआर बना दिया और सेलर को रेजिडेंट रखा। सेलर रेजिडेंट होना चाहिए, सेलर मस्ट बी रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बायर कोई भी होगा, सेलर रेजिडेंट है तो 194 आईए में एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड रखा है, जरा देखिएगा ये क्या कॉम्प्लिकेसी लेकर आया है। इसमें ये कॉम्प्लिकेसी है कि एक सेक्शन आपको जो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, देख लेंगे कभी भी। 50C में लिखा है कि लैंड बिल्डिंग अगर आप स्टैंप ड्यूटी से कम पे बेचोगे तो सेल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी। यहां पर सेलर बेच रहा है 48 लाख का और स्टैंप ड्यूटी मैंने 55 लाख कर दिया। अब आप जानते हैं कि सेलर का जो कैपिटल गेन निकलेगा उसके लिए सेलिंग प्राइस 55 ली जाएगी। और बायर को भी सेक्शन 56(2)(10) में, सेक्शन 56(2)(10) में IFOS गिफ्ट का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इसका डिफरेंस 7 लाख, 7 लाख रुपए बायर के लिए टैक्सेबल भी हो जाएगा और सेलर के कैपिटल गेन को 55 लाख से निकाला जाएगा। लेकिन 194 आईए शैल नॉट अप्लाई बिकॉज कंसिडरेशन यहां पर हमें डमी नहीं देखना, एक्चुअल कंसिडरेशन जो डीड हुआ है, जो डील हुआ है, जो अग्रीमेंट हुआ है वो देखना है। अगर वो 50 या उससे ज्यादा है तभी टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। यहां मैंने अगले एग्जांपल में, ये मैं शेयर करूंगा आप ट्विटर अकाउंट में, इस नोट्स को, 2-3 पेज के नोट्स को जरूर शेयर करूंगा ताकि आपके लिए काम आ जाए। और 194 आईए में जो छठा एग्जांपल है उसमें मैंने जानबूझकर क्या किया है, कंसिडरेशन में पैसे के बजाय काइंड कर दिया है, पैसे के बजाय काइंड कर दिया है। और चूंकि इसमें काइंड से काट तो नहीं सकते आप, इसमें थोड़ा ट्रिकी है, ये आप ढूंढते रह जाएंगे, आएगा नहीं आपसे 1%, इसलिए बता रहा हूं। जैसे यहां पर 55 लाख कंसिडरेशन है। अब चूंकि ये 55 लाख कंसिडरेशन है और आपसे कहा जाए कि टीडीएस की रकम बताओ, तो आप तो 1% 55,000 बताओगे, बट ये 55,000 तो यहां नहीं है, 55,556 है। वो कैसे हुआ? 17 मिनट हो गया भाई साहब, फिर से कभी भी मैं टाइम पर कब कंप्लीट नहीं कर पाता। अच्छा, तो 55 लाख यहां पर कंसिडरेशन है, टीडीएस 1% है, तो यहां 55,556 कैसे हो गया? बिकॉज आप ये काइंड में दे रहे हो और कटिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब इस व्यक्ति को जो मिलेगा वो 99% मिलेगा, तो व्हाट अबाउट 100%? इसलिए यहां पर 55 लाख डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाई 1, ये टीडीएस का अमाउंट आएगा। घर बैठ के सोचते रहिए, वैसे घर ही बैठे हुए हैं आप, आजकल तो सभी घर बैठे हैं, तो सोचते रहिए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7 हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक समाप्त किया 18 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम पास नहीं कराना चाहते हो बाकियों को, तो अलग बात है ना। देखो भाई, दूसरे का भला करो, तुम्हारा भी भला हो, है ना। तो सेफ रहें, हेल्दी रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।